नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी की डेली करंट अफेयर्स में। और आज दिन है गुरुवार और आज के करंट अफेयर्स की हम शुरुआत करते हैं आज के विचारों के साथ। इसके पहले आपको जानकारी दे देते हैं कि यदि आप मध्य प्रदेश के व्यापम एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें चल रहा ऑफर 996 रुपये में आप ग्रुप 2 के जो पूरा कोर्स है वो आपको कंप्लीट मिल रहा है, जिसके साथ आपको प्रिंटेड नोट्स भी मिल रहे हैं। नोट्स आज 5 तारीख को सभी के डिस्पैच कर दिए जाएंगे। लगभग जो एक इंस्टॉल था वो कल भेज दिया गया है, जो सेकंड इंस्टॉल होगा वो आज भेज दिया जाएगा। तो आप सभी को ट्रैकिंग आईडी अगले 2 दिन में मिल जाएगी। इसके बाद ये ऑफर खत्म हो जाएंगे उस 5 तारीख के बाद से, और इनके प्राइजेस में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। साथ में बीपीएससी के भी अपडेटेड नोट्स उपलब्ध हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए जो नंबर है इनमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज के विचारों के साथ। बहुत छोटा सा विचार है, स्मॉल स्टेप्स एवरी डे। मतलब साफ बात है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब हो, माली सींचे 100 घड़ा तो आवे फल हो। यानी एक माली की तरह अपने जीवन में छोटे छोटे स्टेप्स बढ़ाते रहिए, धीरे धीरे अपने जीवन को सींचते रहिए। जब ऋतु आएगी तो फल होगा, यानी आपको फल देखने को मिलेंगे। बीज डालना होगा, पानी डालना होगा, खाद डालना होगा, मिट्टी डालनी होगी, केयर करनी होगी, उसकी समय समय पे मौसम के अनुसार केयर करनी होगी। मतलब कुल मिलाकर के ये है कि आपको, आपका यदि लक्ष्य है कि आपको ये एग्जाम इस साल निकालने हैं तो आपको उसके लिए छोटे छोटे जो स्टेप्स होते हैं डेली आपको पूरे करने होंगे। यहाँ पे बात हो रही है एवरी डे की, यानी कोई भी स्टेप में गैप नहीं होना चाहिए। आपको हर सीढ़ी चढ़नी होगी। यदि आपने जंप लगाने की कोशिश की तो हो सकता है आप स्लिप होके नीचे गिरे और चोट लग जाए, जो कि ज्यादातर हम यही करते हैं। स्ट्रेटजी बनाते हैं लास्ट में, पहले 60 डेज की, फिर 30 डेज की, फिर 20 डेज की। लास्ट में होता है कि फिर पूछते हैं कि सर 10 दिन की स्ट्रेटजी बताइए कि कैसे कंप्लीट होगा, 1 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा क्या। तो देखिए ऐसा है कि 1 मंथ में भी कंप्लीट हो जाएगा और 12 मंथ में भी नहीं होता है लोगों का। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपको अपनी जो प्रिपरेशन है वो स्टेप बाय स्टेप, हर बोलते हैं ना, पूरी तरह से तैयारी करके रखनी होगी। क्योंकि कंपटीशन बहुत है, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल कंपटीशन नहीं है, संख्या बहुत ज्यादा है। पढ़ने वालों की कितनी संख्या है वो जब हमारा परिणाम आता है तो पता चलता है। तो अगला स्टेप हम बढ़ाते हैं और शुरुआत करते हैं क्विक रिवीजन की। सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी है कैप्टन शिवा चौहान। भारत में 78वें जो ग्रैंड मास्टर बने हैं शतरंज के, वो बने हैं कौस्तव चटर्जी। हाल ही में हाइड्रोजन मिश्रित पीएनजी परियोजना का शुरुआत करी गई है। ये एनटीपीसी के द्वारा की गई है गुजरात के में, और वहाँ का एक जिला है सूरत के पास, एक गांव, वहां से इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, हाल ही में लंबी, दुनिया की सबसे लंबी जो नदी क्रूज का संचालन किया जाएगा वो किया जाएगा वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक। हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का जो दूसरा देश है वो है चाइना। मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स में हमने देखा था कि किसी ग्राम पंचायत के सरपंच और पंच के सभी पदों पर यदि कोई महिला निर्वाचित होती, वो भी निर्विरोध, तो उस पंचायत को 15 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। इन सभी को नहीं दी जाएगी, वो पंचायत को दी जाएगी। आकांक्षा योजना मध्य प्रदेश के जो हमारे अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र होते हैं उनके लिए है। मुख्यमंत्री भू आवास अधिकार योजना की शुरुआत हो गई है और इसकी शुरुआत टीकमगढ़ से हुई है। सीएम राइज योजना का जो प्रथम चरण में 370 स्कूलों को अभी विकसित किया जा रहा है, 9,000 के लगभग स्कूल इसमें कुल विकसित करने हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो शुभंकर है, साथ में उसकी टार्च एंथम, ये सारी चीजें 7 जनवरी से शुरू हो जाएंगी। शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। सबसे पहले, हाल ही में किस राज्य ने निजात अभियान को अंतरराष्ट्रीय आईएसीपी पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? तो ये अभियान जो है ये छत्तीसगढ़ का अभियान है, निजात, और इसको अभी ये पुरस्कृत किया गया है। अमेरिका की एजेंसी है अंतरराष्ट्रीय संगठन इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ ऑफ पुलिस यानी आईएसीपी। इसने ये क्या है, अपराध निवारण के नेतृत्व में इन्होंने छत्तीसगढ़ पुलिस की जो नशे के खिलाफ जो अभियान चल रहा है, निजात, नशे से निजात, तो उसके लिए इसको पुरस्कृत किया है। काफी पहले से ये चल रहा था और इसकी शुरुआत जो हुई थी 2022 में हुई थी। इसके पहले 2022 में भी जो गृह मंत्रालय का संगठन है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी बीपीआरडी, इन्होंने भी इसको देश की 3 सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट पुलिसिंग के अभियानों में सम्मिलित किया था। और यदि बात करें निजात अभियान की, जो छत्तीसगढ़ पुलिस के आईपीएस अधिकारी रहे श्री संतोष कुमार सिंह, इनके नेतृत्व में शुरू किया गया था। और राजनांदगांव जो वहाँ का जिला है, वहाँ पे कोरिया एक जगह है, वहां से उन्होंने इसकी शुरुआत की थी और काफी गहन अभियान चलाया था नशा और अवैध शराब के खिलाफ। हर प्रकार से था, जो अवैध शराब का था उसको रोकना भी था, और साथ में नशे एकदम से नहीं छूटते हैं, लेकिन उसको धीरे धीरे करके लोगों को जागरूक करते हुए उनको बाकी चीजें भी प्रोवाइड करी गई थी।
काफी अच्छे तरीके से उन्होंने ये अभियान चलाया था, जिसको कई अवार्ड्स अभी तक मिल चुके हैं। बात करें यदि हम इन अंतरराष्ट्रीय संगठन की, तो यह पुलिस लीडर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा और पेशेवर संघ है, सबसे बड़ा। साथ ही में 170 देशों से अधिक इनकी सदस्यता है। और ये जो पुलिसिंग होती है, उस जो मोरल पुलिसिंग हो, चाहे किसी प्रकार की पुलिसिंग का मतलब सिर्फ लठ चलाना नहीं होता है। पुलिसिंग में अंदर मोरलिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे किसके लिए होती है? सुरक्षा के लिए होती है। तो सुरक्षा के लिए कभी कभी दंड का भी प्रावधान होता है, लेकिन आपको पुलिस से डर नहीं लगना चाहिए। यदि एक अपराधी को एक डर होना चाहिए, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के अंदर डर नहीं होना चाहिए पुलिस का। यदि उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो वो जाने में निडर हो। लेकिन अभी हमारे यहाँ वो मॉडलिंग अभी पुलिस में नहीं आई है। तो इन्हीं सब चीजों पे ये लोग काम करते हैं। इसकी स्थापना 1893 में हुई थी और अलेक्जेंड्रिया में, वर्जीनिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, वहां पर ये स्थित है। बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 जनवरी को। और ये जो है हर साल 4 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसके आविष्कारक जो रहे हैं, जो ब्रेल लिपि होती है, उनकी जयंती होती है। और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि हमारे जो नेत्रहीन होते हैं, दिव्यांग होते हैं, उनके लिए एक बोलते हैं ना कि उन्हें हमारे साथ जुड़ने के लिए, समाज में जुड़ने के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, एक बहुत बड़ी खोज थी कि वो आज पढ़ लिख सकते हैं बिना देखे हुए। बोलते हैं ना, उनको हर चीज का आभास होता है, नोटों को भी वो पढ़ जान जाते हैं देख करके कि कितने का है, क्या है। तो ये एक बारीक चीज बता रहे हैं। लेकिन इसके अलग से क्लासेस भी लगती है, स्कूल भी लगती है, वहां पे इस लिपि को पढ़ाया जाता है। उभरे हुए अक्षर होते हैं जिनको आप रखते, हम और आप भी सीख सकते हैं सामान्य स्तर पर, और सीखनी भी चाहिए। तो मूक बधिरों के लिए और जो हमारे नेत्रहीन होते हैं, इन दोनों की जो लिपियां होती हैं, बहुत सारे लोग सीखते भी हैं इसको। और इंटरेस्टिंग चीज होती है, सीखने की कोशिश करनी चाहिए। तो इन्होंने ब्रेल लिपि को जन्म दिया था, लुइस ब्रेल ने। और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 6 नवंबर 2018 को एक प्रस्ताव लाया गया था कि 4 जनवरी को, जो क्योंकि इनका ब्रेल लिपि के जो जनक रहे हैं, इनका जन्म था, इसलिए विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाए। फिर इसकी शुरुआत 4 जनवरी 2019 से हुई थी और पहली बार मनाया गया था। बढ़ते हैं आगे की तरफ। प्रश्न क्रमांक 3 में, हाल ही में किस राज्य के जग मिशन ने वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है? तो ये अभियान जो चल रहा है, जग मिशन, ये उड़ीसा में चल रहा है। मोटा मोटा आप ये समझ लो कि जैसे अभी हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ से लोगों को आवास प्रदान करने की सरकार ने योजना चालू करी है, उसी का एक जो ये जो योजना है, इसी का एक रूप है। मैं उसका रूप नहीं कहूंगा, हमारे प्रदेश की जो योजना है, इसी का एक रूप है जग अभियान की। ये उड़ीसा में चलाई जा रही, बहुत बड़े स्तर पे चलाई जा रही। इसमें विशेषकर जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, जिनके पास आवास नहीं है, शौचालय नहीं है, इन सबको क्या करना है, बहुत बड़े स्तर पे उनको सबको शिफ्ट करना है एक अच्छी जगह पे। तो झुग्गी सुधार और पट्टा सुरक्षा कार्यक्रम, जग, ओडिशा लाइवेबल हैबिटेट मिशन ने यूनियन हैबिटेट अवार्ड जो है 2023 का ये जीता है। और इसको कांस्य पदक से सम्मानित किया गया है। दूसरी बार है जब इस कार्यक्रम को यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड मिला है। 2019 में इस परियोजना को भी मिल चुका था। इसमें जो झुग्गी वासी हैं, उन्हें भूमि पट्टा सुरक्षा प्रदान करना है, इसके लिए इसको पुरस्कृत किया गया है। और यूनाइटेड नेशन जो है हैबिटेट के साथ साझेदारी में यूनाइटेड किंगडम स्थित वर्ल्ड हैबिटेट द्वारा हर साल दुनिया में जो अच्छे कार्य करते हैं, अभिनव, उत्कृष्ट और क्रांतिकारी विचार, परियोजना, कार्यक्रम, उनको दिया जाता है। जग मिशन की बात करें तो ये मई 2018 में चला था। इसके लिए एक अधिनियम लाया गया था, स्लम निवासियों के लिए उड़ीसा भूमि अधिकार अधिनियम, जो कि मध्य प्रदेश में अभी 4 जनवरी से चालू हुआ है। तो भूमि पट्टा अधिकार नियम, तो ये पहले ही वहां पे आ चुका था। और ये दुनिया का सबसे बड़ी झुग्गी वासियों को भूमि पट्टा प्रदान करने वाली, सुरक्षा प्रदान करने वाली एक पहल है। 2023 तक उड़ीसा का लक्ष्य है कि इस पूरे राज्य को ये लोग क्या करेंगे, झुग्गी मुक्त होने वाला राज्य, भारत का पहला राज्य बनाएंगे। तो मध्य प्रदेश सरकार ने भी जो चालू किया है, ये भी उसी तरीके का प्रोग्राम है। धर्मदम, जो कि भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय क्षेत्र, ये किस राज्य में है? तो ये है केरल राज्य में। और ये वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं पिनाराई, उनका चुनावी क्षेत्र भी है। तो ये आपसे यहाँ पे हमने प्रश्न क्या किया कि ये पूर्ण पुस्तकालय का क्षेत्र है। ठीक है, पूर्ण पुस्तकालय का क्षेत्र यहाँ पे इस प्रकार से है कि जो ये निर्वाचन क्षेत्र है, यहाँ पर हर वार्ड में एक पुस्तकालय स्थापित किया गया है। केरला की बात करें तो केरला के लगभग हर गांव में एक पुस्तकालय है ही। 100% साक्षर वाला राज्य है। हर गांव में वहां पर एक पुस्तकालय है। लेकिन ये अपने आप में एक ऐसा वार्ड है जहाँ के हर वार्ड में, लगभग 138 के आसपास वार्ड है, हर वार्ड में एक एक पुस्तकालय वहां पे स्थापित किया गया। तो अभी वहां पे क्या हो रहा है, 1 जनवरी 2023 से केरल के कन्नूर में वहां पे भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है। और ये जो आयोजन किया जा रहा है, इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस के द्वारा आयोजन किया जा रहा है। अब ये कन्नूर विश्वविद्यालय है, उसके साथ मिलकर के इसको शुरुआत की है, मतलब इसको चलाया जा रहा है अभी यहाँ पे।
प्रोग्राम को। तो वहां पर उन्होंने जो मुख्यमंत्री वहां के पिनाराई विजयन, इन्होंने बताया कि धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र है। अब इसकी घोषणा उन्होंने अभी 1 तारीख को ही करी है। ठीक है, तो वहां पे 131 वार्ड हैं। एक जन संगठन है पीपुल्स मिशन फॉर सोशल डेवलपमेंट, इसके माध्यम से यहाँ पे पूरे पुस्तकालय विकसित करे गए हैं। अब बात करी जाए यदि पुस्तकालय आंदोलन की, तो पुथवाइल नारायण पणिक्कर, इनको भारत में पुस्तकालय आंदोलन के जनक के रूप में भी जाना जाता है। इनका नाम हम लोग याद रखेंगे, अपने जगह पे अपडेट कर लेंगे। क्यों ये अपडेट करेंगे? क्योंकि 2017 में प्रधानमंत्री के द्वारा इनकी जो जन्म तिथि पुण्यतिथि होती है 19 जून को, भारत का राष्ट्रीय पठन पाठन दिवस के रूप में मनाया जाने की घोषणा की गई थी। तो आपसे यदि पूछ लिया जाए कि 19 जून राष्ट्रीय पठन दिवस किसके उस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो पुथयाविल नारायण पडिक्कर हैं, जिन्होंने पुस्तकालय का एक आंदोलन चलाया था, उनके लिए यह मनाया जाता है, उनकी पुण्यतिथि को उपलक्ष्य में। तो उन्होंने क्या है, 1945 में केरल में लगभग 50 छोटे पुस्तकालय के साथ एक ग्रंथालय संगम शुरू किया था, और फिर धीरे धीरे एक बहुत सारे पुस्तकालयों का क्या हो गया, उनके यहाँ एक कलेक्शन हो गया। बात करें तो इंदौर में हमारे यहाँ की जो पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रही हैं श्रीमती सुमित्रा महाजन, उन्होंने भी, उनके पास एक बहुत बड़ा पुस्तकालय था, तो उन्होंने इंदौर में अपने घर पे एक जो एक क्षेत्र है, उनका एक घर का एक कमरा है, पूरा एक एरिया है, उसको लाइब्रेरी के रूप में भी उनको क्या कर दिया, मुफ्त लाइब्रेरी है, लोगों को वहाँ पे पुस्तकें आकर के पढ़ सकते हैं। तो ये सब चीजें हमारे यहाँ चलती रहती हैं, एक अच्छी पहल होती है। तो पीएन पडिक्कर को सम्मानित करने के लिए केरल सरकार ने भी 19 जून को उनकी पुण्यतिथि पर 1996 में वायनिदम पढ़ने, ये वहाँ की जो भाषा है उसमें बोला जाता है वायनादिनम, पढ़ने का दिन के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, और भारत में राष्ट्रीय पठन महीना नेशनल रीडिंग मंथ के रूप में मनाया जाता है। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं, बात करेंगे हम हाल ही में निम्न में से किस देश ने यूरो मुद्रा अपनाकर यूरोप के साथ ही में फ्री पासपोर्ट क्लब में शामिल हुआ है? तो ये शामिल हुआ है क्रोएशिया। क्रोएशिया की बात करें तो इसने 1 जनवरी 2023 को अपनी जो इनकी मुद्रा रही है कूना, क्रोएशिया की मुद्रा थी, पूर्व मुद्रा कूना थी, इसको छोड़ दिया है। अब इन्होंने यूरो मुद्रा को अपनाया है, और इसके बाद क्या है, जो यूरोपीय संघ है उसमें ये शामिल हो गया है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि फ्री पासपोर्ट क्लब से, यानी शेंगेन क्षेत्र बोला जाता है, उसमें सम्मिलित हो गया, यानी यहाँ पे आने जाने वालों को पासपोर्ट नहीं दिखाना होगा। जिस प्रकार से हम अपने भारत के सभी राज्यों में घूम सकते हैं बिना आधार कार्ड दिखाए, ठीक है, वहां पे हमें पासपोर्ट नहीं लगता, तो वहां पे भी इसी प्रकार से रहेगी कि इनको पासपोर्ट नहीं दिखाना पड़ेगा। और इस प्रकार से जो क्रोएशिया है यूरो जोन का 20वां सदस्य हो गया। यदि आपसे पूछा जाए कि यूरो जोन में कितने सदस्य हैं, तो 20 सदस्य हो गए हैं। और ये दुनिया का जो सबसे बड़ा पासपोर्ट मुक्त सेंगेन जोन है। सेंगेन जोन किससे जुड़ा हुआ है, तो हमें याद रखना है, सेंगेन जोन जो कहा जाता है, इसके बाद थोड़ा सा आगे डिटेल बताऊंगा मैं। सेंगेन जोन उनको कहा जाता है जो कि पासपोर्ट मुक्त क्लब होते हैं, यानी पासपोर्ट फ्री क्लब होते हैं, उनको बोला जाता है। तो इसमें ये 27वां देश होगा, और इनको एक फायदा ये मिल जाता है कि पर्यटन के लिए किसी प्रकार की रोक टोक नहीं रह जाती, और 400 मिलियन से अधिक लोगों सदस्य जो होते हैं इसमें घूमने को क्या होता है, आपस में सक्षम बनाते हैं, तो इकोनॉमी इनकी काफी तेजी से ग्रो करती है। क्योंकि अभी कल्पना करिए कि हमारे यहाँ के सभी राज्यों में भी पासपोर्ट लग जाए, एंट्री ना हो, तो हमारी इकोनॉमी कितनी बोलते हैं ना, तेजी से नीचे की तरफ जाएगी। क्योंकि हमारा जो आर्थिक, कई बार हम लोग यहाँ वहाँ घूमने जाते हैं, पर्यटन में जाते हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण भी ये होता है कि हम लोगों को वहाँ पे पासपोर्ट नहीं लगता, या हमारा किसी प्रकार की ये सब चीजें चेक नहीं की जाती, स्वतंत्र होते हैं हम। तो उसके बाद क्या होगा कि हेक्टिक हुआ कि कौन वहां जाए, तो इन सब उसकी वजह से क्या होगी, वहाँ की इकोनॉमी भी क्या होगी, इकोनॉमी भी वहाँ डाउन होगी। तो इसको फायदा मिलेगा, लोगों का आना जाना अच्छा हो जाएगा। यूरोजोन में यूरोपीय संघ में 19 सदस्य शामिल हैं, जो यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा मानते हैं। अब 20 सदस्य हो गए हैं, हमें ये याद रखना है। अब बात करें यदि हम सेंगेन जोन की, तो ये सीमा मुक्त सेंगेन जो क्षेत्र है, इसमें 400 मिलियन आप ये मतलब नागरिक, एक तरह से आप ये बोलो कि एक ये यूनियन हो गई जिसमें 400 मिलियन लोग रहते हैं। अब इसकी वजह से क्या होगी कि आपस में जो चाहे पर्यटन हो चाहे एजुकेशन हो, सभी प्रकार के लिए वीजा मुक्त आवाजाही होगी। पासपोर्ट ही नहीं चेक किया जाएगा तो वीजा का सवाल नहीं उठता। तो इनकी वजह से क्या होगी, बाकी के उसके अंदर भी कुछ नियम होते हैं कि व्यापार करने के लिए आपको क्या करना होगा, क्योंकि अलग देश से अलग देश है, तो थोड़ी सी समस्याएं रहती होंगी। लेकिन एक तरह से ये कह सकते हैं कि व्यापार मुक्त संगठन इनका हो जाता है, और लोगों की फ्री आवाजाही होती है, तो पर्यटन काफी तेजी से वहां विकसित होता है, इकोनॉमी भी वहां की बहुत तेज से डेवलप होती है। और जो शेंगेन प्रावधान है, यूरोपीय संघ की जो आंतरिक सीमाओं पर चेकिंग होती है, इसको क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा।
और इनकी जो बाहरी सीमा होती है, इंटरनल चेकिंग नहीं होगी अंदर, बाहरी सीमा पे इनकी चेकिंग रहेगी। और भी ऐसे बहुत सारे वहां पे नियम होंगे जिनको ये लोग फॉलो करते होंगे। बात करें तो क्रोएशिया की, तो बाल्कन प्रायद्वीप का उत्तरी पश्चिम भाग का देश है। प्रधानमंत्री यहाँ की लेडी प्लेंकोविच है। राष्ट्रपति जोरान मोलानविक है। राजधानी यहाँ की जगरेब है। मुद्रा अब जो है यहाँ की यूरो है। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 6 में। उसके पहले आपको जानकारी दे दें कि एमपीपीएससी प्री की 2022 की टेस्ट सीरीज चालू हो गई है और आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो 5 तारीख यानी आज इसका लास्ट दिन है 299 का। इसके बाद इसका जो रेगुलर प्राइस होगा वो 499 स्टार्ट हो जाएगा। और यदि आप पटवारी और बाकी के जो व्यापम ग्रुप के एग्जाम होने वाले उनके नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो ऑफर चल रहा है 799 का। हालांकि 1996 में पूरा कोर्स ही मिल रहा है तो आप उधर भी देख सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए ये जो नंबर दिए गए आप इनमें संपर्क करें या ऐप से डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम लोग मध्य प्रदेश के फॉर्मेट में और क्वेश्चन नंबर 6, प्रवासी भारतीय पुरस्कार। आज का करंट अफेयर मध्य प्रदेश का जो है बहुत विशेष है। आप लोगों को लेट मिला है, डेली नहीं मिल पाता था, डेली सुबह आपको मिल जाता था, आज लेट हुआ है। उसका एक कारण ये भी है क्योंकि कल रात को 1-2 बजे तक भी वेबसाइट इनकी अपडेट नहीं हुई थी, मैंने चेक किया था जिसकी वजह से बनाने में बहुत देरी हुई। और ये अभी अपडेट हुई है, उसमें भी ज्यादा खबरें नहीं थी, मात्र 2 खबरें थी जो मैंने आपको 4 तारीख को ही पढ़ा दी थी। तो वो प्रोग्राम शुरू होने वाला था, वो कल की डेट में हो गया था। बाकी क्या ऐसी कोई खबर थी नहीं, वेबसाइट भी लेट अपडेट हुई क्योंकि सब पूरी सरकार इस समय प्रवासी भारतीय दिवस और जो बिजनेस समिट होने वाली है उसमें व्यस्त है। फिर भी आज के जो क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ उसमें से आपसे बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो आपकी परीक्षाओं में आने की बहुत संभावना है। आप लोग उनको एक बार अपडेट भी कर लेंगे, पीडीएफ रहती है। पर आप एक, मेरा तो ये कहना है कि आप लोग 5 से 6 पन्ने का एक नोट्स बना लें, विशेषकर प्रवासी भारतीय दिवस की, पीवीडी की और बिजनेस समिट की। ठीक है, इसमें जो कुछ फैक्ट्स हैं जो हम लगातार आपको लेकर के आ रहे हैं उनको आप लिखते रहे क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। क्योंकि जो व्यापम का एग्जाम है एक ये लगातार 1.5-2 महीने चलेगा। अब इनको करंट अफेयर से क्वेश्चन कहाँ से लाने होंगे, तो ये छोटे छोटे फॉर्मेट से भी क्वेश्चन बनाएंगे जरा जरा सी चीजों में। तो हमारी कोशिश है कि हम उनको पकड़ें और अब तक लेके आए जो भी ये छोटे छोटे फैक्ट्स होते हैं। साथ में पीएससी में भी यहाँ से बहुत सारे ऐसे प्रश्न बन सकते हैं जो हम ध्यान नहीं देंगे कि आयोजन कब होगा, हो सकता है न पूछे कितनी तारीख को आयोजन होता है, सबको रटा हुआ है, लेकिन वो डीप में जाके एक आध क्वेश्चन वहां से उठा ले। तो उसी में आगे बढ़ते हैं। तो प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार के नामों के लिए जो चयन होता है, ये चयन समिति बनाई जाती है। तो इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो इसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति करते हैं। तो 17वें जो प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार है इनकी हो गई है घोषणा। कितने लोगों को दिया जाएगा आपसे यदि प्रश्न में कभी पूछ लिया जाए तो याद रखना 27 अप्रवासी भारतीयों को चुना गया है। अब यह प्रवासी भारतीयों को दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है विदेशों में जिनकी उपलब्धियां होती हैं। भारत की उपलब्धियों की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे भारतीय जो विदेशों में अच्छी उपलब्धियां अर्जित करते हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। चयन प्रक्रिया में क्या होता है, एक बोर्ड बनता है, कमेटी बनती है जिसकी अध्यक्षता भारत के उपराष्ट्रपति करते हैं। साथ में विदेश मंत्री एस जयशंकर होते हैं। ये जो भी हमारे विदेश मंत्री होंगे वर्तमान में कौन है, एस जयशंकर है, ये इसके उपाध्यक्ष होते हैं। बाकी के अलग अलग सदस्य भी इसमें होते हैं। इनमें पहले सब आवेदन मांगे जाते हैं प्रवासी भारतीय पुरस्कारों के लिए। इस बार लगभग 4000 के आसपास आवेदन थे जिनमें से 27 का सिलेक्शन हुआ है। अब उसके बाद ये समिति क्या होती है, नामांकनों पर विचार करती है, फिर सर्वसम्मति के बाद उन विजेताओं का क्या करती है, चयन करती है। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 7 में, ये भी आपका इसी से जुड़ा हुआ है। अमित लाट हैं, इन्हें प्रवासी भारतीयों के लिए दिए जाने वाले सर्वोच्च सम्मान के लिए चुना गया है। ये बताना ये मूलतः किस राज्य के निवासी, तो ये है राजस्थान के और इन्हें मध्य प्रदेश में पुरस्कार मिलने वाला है। दिमाग से ये निकाल दीजिए कि ये मध्य प्रदेश का सम्मेलन है, ये मध्य प्रदेश का सम्मेलन नहीं है प्रवासी भारतीय दिवस, ये भारत सरकार का सम्मेलन है। मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश के इंदौर में इसका आयोजन हो रहा है जिसमें मध्य प्रदेश को भी एक अवसर मिला है सहभागिता का। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो पुरस्कार जो दिए जाएंगे वो ज्यादातर भारत सरकार के, सभी पुरस्कारों में भारत सरकार का ही सब कुछ रहेगा। तो भीलवाड़ा के हैं, ये शारदा समूह इनका जो इनका ऑर्गेनाइजेशन है, शारदा समूह है। ये पोलैंड में रहते हैं वर्तमान में और ये उसके सीईओ है अमित लाट। इनको प्रवासी भारतीयों को सर्वोच्च सम्मान दिया जाएगा, ये इसलिए खबरों में है। और ये पहली बात, हाँ, ये सम्मान जो दिया जाएगा किसके द्वारा दिया जाएगा, इस कमेटी में उपराष्ट्रपति रहते हैं, लेकिन जो पूरे सम्मान दिया जाएगा वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाएगा। इनकी जो भूमिका थी वो ये थी कि जब अभी रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था तो जो हमारे यहाँ के छात्र फंसे हुए थे, तो अमित लाट यानी शारदा समूह ने अपने उस टाइम पे भी एक खबरों में बना हुआ था शारदा समूह। इन्होंने पोलैंड पे जो हमारे देश के निवासी थे, छात्र थे हमारे देश के, उनको उन्होंने वहां से निकालने में काफी मदद करी थी सरकार की।
उनकी वहाँ पूरी व्यवस्था करी थी। जब तक वो वहाँ से निकल नहीं गए, रुकना, रहना, खाना पीना, उनको वहाँ से शिफ्ट करना, तो उन्होंने भारत सरकार का बहुत सहयोग किया था, क्योंकि ये वहाँ लोकलाइट थे और इनका संपर्क था, इनका ऑर्गेनाइजेशन वहाँ चलता है, तो स्वाभाविक है उनके सभी जगह कॉन्टेक्ट थे, तो उन्होंने काफी मदद करी थी, जिसकी वजह से इनको ये सम्मान दिया जा रहा है। ये रहने वाले मूलतः राजस्थान के हैं। इनका भीलवाड़ा में एक शारदा ग्रुप इनका एक समूह है, और ये 25 वर्षों से वहां पर निवास कर रहे हैं। 27 लोगों को दिया जाएगा जो अलग अलग क्षेत्र के हैं। जैसे जैसे नाम आते जाएंगे आपको इसकी डिटेल देते जाएंगे। विशेषकर सिर्फ उन लोगों की देंगे जो थोड़ा सा फेमस है और जिनसे बन प्रश्न बन सकते हैं। तो अमित लाट क्या था, यूक्रेन युद्ध में सम्मिलित थे देश की मदद करने में, इसलिए उनको ये सम्मान दिया जा रहा है। दो लोग और हैं जो मैं आपको अगले करंट अफेयर्स में उनके बारे में बताऊंगा। 17वें प्रवासी भारतीय सम्मान में किस देश के राष्ट्रपति को सम्मानित किया जाएगा? तो ये सम्मानित किया जाएगा गुयाना के राष्ट्रपति को। ये पहले भी खबरों में आ चुके हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि ये हमारे यहाँ जो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाने वाला है इंदौर में, इसके ये चीफ गेस्ट होंगे। और ये मूलतः कहाँ के रहने वाले ये इंडो गुयाना मुस्लिम परिवार से संबंध रखते हैं। 2020 में ये प्रेसिडेंट बने हैं, और वहां पे 30 मेंबर इनके साथ जब यहाँ आएंगे तो इनके राष्ट्रपति के साथ इनके 30 मेंबर और एम्बेसडर भी सम्मिलित होंगे। साथ में सूरीनाम के राष्ट्रपति भी आएंगे। इस चीज को आप याद रखना। यदि आपसे ए और बी बना करके पूछ लिया जाए निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति आए थे, गुयाना के, सूरीनाम के, और एक सी डाल दो, आपसे पूछ ले ए बी के आए थे कि बी सी के आए थे कि ए बी सी के आए थे, तो याद रखना दो राष्ट्रपति हैं अभी तक जो जानकारी आई है। एक तो गुयाना के राष्ट्रपति, दूसरा सूरीनाम के राष्ट्रपति। गबून के प्रधानमंत्री हैं। बाकी के सभी अलग अलग देशों के अलग अलग डेलीगेट्स रहेंगे। गुयाना की राजधानी क्या है? गुयाना की जो राजधानी है वो जॉर्ज टाउन है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। बात करेंगे हम लोग प्रश्न क्रमांक 9 की। प्रश्न क्रमांक 9 है कि किस देश की संसद सदस्य जेनेटा मैस्करेहान 8 जनवरी को युवा प्रवासी भारतीय दिवस में मुख्य अतिथि होंगी? तो ये है ऑस्ट्रेलिया की, और ऑस्ट्रेलिया की संसद ये सदस्य हैं, ये जेनेटा मैस्करेनहास। ये 8 जनवरी को युवा प्रवासी भारतीय दिवस में मुख्य अतिथि होंगी। अब आपसे ये पूछा जाए कि युवा प्रवासी भारतीय दिवस होता है, ये किस मंत्रालय के द्वारा बनाया जाता है? तो ये युवा पीवीडी होता है, ये युवा मामले और खेल मंत्रालय के सहयोग से मनाया जाता है, और ये प्रवासी भारतीय दिवस के ठीक एक दिन पहले 8 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। जिसकी मुख्य अतिथि कौन रहेंगी? ये ऑस्ट्रेलिया की संसद रहेंगी। और इस वर्ष 2023 का विषय क्या है? प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदार है। 8 जनवरी 2023 को आयोजित होने वाले प्रवासी भारतीय दिवस में ऑस्ट्रेलिया की संसद कौन रहेंगी? जेनेटा मैस्करेनहास रहेंगी। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ेंगे। बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 10 की मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना की शुरुआत कब से की है? ये जो शुरुआत हुई 4 जनवरी 2023 से हुई है। काफी डिटेल्स इसके बारे में बता दिए थे, फिर भी 4 जनवरी 2023 टीकमगढ़ बागपुरा पंचायत, तीन यहाँ पे बातें हैं जो हमें याद रखनी है, जहां से मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना का शुभारंभ हुआ है। उड़ीसा का जो प्रोग्राम है बिल्कुल इसी प्रकार से है। जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन दी जाएगी। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद उनको प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत उनको मकान दिया जाएगा। बाकी की जो योजनाएं केंद्र सरकार राज्य सरकार की चल रही हैं उनको भी इसमें इंस्टॉल किया जाएगा। तो कुल मिलाकर उनको एक संपूर्ण घर दिया जाएगा। कितने आवेदन मिले हैं? तो 14 लाख लोगों के लगभग आवेदन मिले हैं। टीकमगढ़ में इतने लोगों को मकान दिया गया। ये नहीं पूछा जाएगा कितने हिताग्रहियों को, लेकिन आवेदन एक बार आपसे हो सकता है, पूछ ले बुले भटके, तो 14 लाख लोगों को याद रखना है। और मध्य प्रदेश के जो राजस्व विभाग है इसने पूरा पूरा एक डाटा तैयार किया है, और सभी लोगों को जो प्रधानमंत्री आवास निर्माण के लिए 600 वर्ग फीट का भूखंड दिया जाएगा। ठीक है, तो प्रधानमंत्री आवास रहेगा। ये मैंने आपको यहाँ पे कल करंट अफेयर में ये जानकारी दे दी थी, आप सभी को मिल गई होगी। करंट अफेयर की पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से हो जाता कि हाल में मध्य प्रदेश के किस शहर को पवित्र क्षेत्र बनाने की घोषणा की गई है। मध्य प्रदेश, इसके बारे में बहुत सारी डिटेल्स हमने स्पेशल वीडियो बना रखे हैं जो एग्जाम गुरुजी के द्वारा, उसमें भी आपको जानकारी दी थी। तो आप सभी लोगों ने उत्तर प्रदेश में से उत्तर में सही दिया है। कुंडलपुर और बांदकपुर दमोह में आता है, इसको बनाई गई है। इसके बारे में काफी सारी जानकारी रिमी और शमशेर आपने शेयर करी है। आप सभी लोग इसके बारे में बाकी की डिटेल्स वहां पे देख लेंगे। ज्यादा समय इस पर हम नहीं लेंगे। जब जानकारियां कम आती हैं तो मैं आपको उसके लिए डिटेल्स दूंगा, लेकिन जब आप लोग खुद ही उसमें अच्छा मेहनत करते हैं और कंटेंट लेकर के आते हैं, अच्छे फैक्ट्स लेकर के आते हैं, तो मेरा वहां पर एक्स्ट्रा ऐड करने कोई औचित्य रह नहीं जाता, और मेरे पास खुद रह नहीं जाता कंटेंट कि मैं उसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी आपको और क्या दूं। लेकिन आप सभी जो करंट अफेयर्स देखते हैं, जिनको एग्जाम गुरुजी हार्ड देता है, उनके डिटेल्स आप जरूर पढ़ा करें। ये मत सोचा करें कि कुछ भी दे दिया है
आप फिर इन्हीं प्रश्नों को ढूंढते फिरते हैं कि ये कहाँ से बना, ये कहाँ से बना, क्योंकि काफी अच्छी जानकारी होती है। आपके मित्र हैं, हमारे सहयोगी हैं, बहुत सारे फैक्ट्स लेकर के हमारे आपके बीच में आते हैं प्रश्नों में। बहुत अच्छा बात है कि पार्टिसिपेट भी करते हैं। करंट अफेयर की आपकी जो आज की क्लास रहने वाली है वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल की लगेगी। नाराज बिल्कुल नहीं होना है, कोई नाराज थे कि लगेगी कि नहीं लगेगी, लगेगी। देखिए इसमें क्या होता है, पीपीटी बनाने में इसमें बहुत समय लगता है। यदि 100 क्वेश्चन भी होते हैं, 200-300 स्लाइड बनती हैं। कंटेंट भी हमें ढूंढना पड़ता है, पूरे साल भर का एक एक फैक्ट्स ढूंढने। तो टीम बहुत छोटी सी हम लोगों की, 4 से 5 लोगों की टीम है। आप लोगों से सहयोग की अपेक्षा है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि अच्छी चीजें आपके बीच में लेकर के आए, जो भी आपके एग्जाम्स ओरिएंटेड ही क्लासेस रहे, सिर्फ एग्जाम से संबंधित ही चीजें चले। अनावश्यक आपका समय हमारे साथ नहीं निकले कि 2 घंटे 3 घंटे आप लोग हमें पूरे डेली का दे रहे हैं लेकिन उसका कोई आउटपुट नहीं निकल रहा है, क्योंकि एग्जाम्स बहुत सारे हैं। आप लोगों को पढ़ाई भी 7 से 8 घंटे की करनी ही पड़ेगी। इसके बाद आप एक्स्ट्रा क्लासेस आपकी कम से कम रहें, जिनमें आपको सिर्फ एक बोलते हैं ना कि आपको बैकअप मिले, उसमें आप भटकने ना पाए और आपको जितनी की आवश्यकता है उतना ही सहयोग मिले। बाकी का पढ़ना स्वयं से है, चलना तो खुद पड़ेगा। तो आज का प्रश्न आप सभी के लिए ये रहा, गोविंदगढ़ पैलेस मध्य प्रदेश के किस जिले में है? इसका राइट आंसर नीचे कमेंट में देना है। जब या तो गोविंदगढ़ पैलेस के बारे में बताना है और वो जो जगह है उसके बारे में कुछ डिटेल्स आपको शेयर करनी है। जिनका राइट आंसर होगा एग्जाम गुरुजी लाइक देगा, जिनके आंसर अच्छे होंगे, ज्यादा जानकारी होगी, उनको एग्जाम गुरुजी हार्ट देगा। हार्ट वाले आंसर आप जरूर पढ़ा करें। और एग्जाम गुरुजी के जो कोर्सेज चल रहे हैं, इनमें चल रहे हैं ऑफर, आप इनको परचेज कर सकते हैं। इन सभी कोर्सेज के साथ आपको नोट्स मिलते हैं। मेंस कोर्स के साथ प्री प्लस मेंस दोनों नोट्स मिलेंगे, प्री कोर्स के साथ प्री के नोट्स मिलेंगे और ये अब लगातार अपडेट होते रहते हैं। ज्यादा जानकारी नीचे दिए गए नंबर पर उपलब्ध रहेगी। फिर मुलाकात होती है, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।